हेलो एंड वेलकम टू फार्म्स इंडिया। बी फार्म मेडिसिनल केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे हम बेसिकली लिपिड्स की बात करेंगे। हमारे बॉडी में लिपिड्स का कंटेंट बहुत ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन के लिए, और उससे बहुत सारे हार्मोन्स की सिंथेसिस हमारे बॉडी में होती है। लेकिन जब ये एक डेफिनिट अमाउंट से ज़्यादा हो जाए या एक्सेस हो जाए तो इससे बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, बहुत सारे तरह तरह की बीमारियां होती हैं, और ये हमारे बॉडी के लिए फेटल हो सकती हैं। और उनमें से एक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज टू द आर्टरीज। अब देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है, जैसे आपकी आर्टरीज होती हैं। अब इन आर्टरीज में क्या होता है, ब्लड फ्लो कर रहा होता है। यहाँ से देखो, बहुत ही आसानी से ब्लड फ्लो कर रहा है और ब्लड एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँच रहा है। अब देखो, ये क्या होगा, बीच में किसी रीज़न की वजह से लिपिड बढ़ा और यहाँ पे एक प्लाक जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, प्लाक। कई बार ये मूविंग रहता है और कई बार ये स्टैग्नेंट रहता है। और इस प्लाक के जनरेट होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है वो क्या होगा, हिंडर होगा। यानी कि ब्लड क्या है, अब अपनी स्ट्रीमलाइन मोशन में नहीं रह पाएगा, और जो ब्लड का फ्लो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ब्लड का फ्लो रिड्यूस होगा, ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस होगा। वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है बॉडी में वो भी रिड्यूस होगा। और ये होते होते इतना बड़ा हो जाएगा, ये रोज होते होते, कि ये इसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा। और जब ब्लॉक कर देगा तो जो ब्लड का फ्लो है वो कम्प्लीटली इनहिबिट हो जाएगा, जिस कंडीशन में हमें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, स्ट्रोक, ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये था इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आर्टरीज क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। इस कंडीशन में जो लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन है, स्पेसिफिकली बात करें तो कोलेस्ट्रॉल की, हमारे प्लाज्मा में क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ गया होता है, विच में पुट पेशेंट एट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज जैसे कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का सामना करना पड़ सकता है, सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। लिपिड लैक वाटर सॉल्युबिलिटी, जितने भी लिपिड्स होती हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लाज्मा में, यानी हमारे ब्लड के प्लाज्मा कंपोनेंट में, इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स। हाइपरलिपिडीमिया ऑल्सो रेफर्ड एज हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। और इस कंडीशन में होता क्या है, इंक्रीज इन द लिपिड कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा। अब देखो, लिपिड ऐसी चीज़ है, वो हमारे वाटर सॉल्युबल तो है नहीं, तो पानी में तो वो रहेगा नहीं, तो ये कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्लड के प्लाज्मा वाले कंपोनेंट में लिपिड्स पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं सर, लिपोप्रोटीन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। लिपोप्रोटीन्स, हमने इसको फार्माकोलॉजी में अच्छे डिस्कस किया कि भाई लिपोप्रोटीन्स कैसे बने होते हैं, इनका कोर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, लिपोफिलिक होता है, वो सभी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस करी है। यहाँ पे बस इनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम ले रहे हैं। चलो, अब यहाँ पे हाइपोकोलेस्ट्रोलिमिक और एंटी हाइपरलिपिडेमिक और लिपिड लोअरिंग एजेंट्स आर फार्माकोलॉजिकल एजेंट दैट डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिपिड इन द प्लाज्मा। यहाँ पे बेसिकली एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स की बात कही जा रही है कि ये एक ऐसे एजेंट्स हैं जो कि हमारे ब्लड के प्लाज्मा कंपोनेंट में लिपिड्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ अब क्लासिफिकेशन लेते हैं। बहुत ही आसान क्लासिफिकेशन है। 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। बेसिकली आपको मेन 3 चीज़ें हैं और 5 चीज़ें अगर हम टोटल बात करें। सबसे पहले आता है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। अब देखो, यहाँ पे HMG को एंजाइम ए जो है ये बहुत ज़रूरी होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। वैसे हम इसको अभी इसके मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना बता देते हैं कि HMG कोएंजाइम रिडक्टेज जो है वो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स में, जिनको हम कहते हैं स्टैटिन्स, क्यों? क्योंकि सभी ड्रग्स के लास्ट में स्टैटिन्स आता है, जैसे हमारे लोवास्टैटिन्स, सिमवास्टैटिन्स, प्रेवास्टैटिन्स एंड एटोरवास्टैटिन्स।
नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास होते हैं बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स, या फिर इनको हम रेजिन्स कहते हैं। अब ये रेजिन्स क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे बाइल एसिड से बाइंड करते हैं। अब इनमें का एक्शन जो है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई बाइल एसिड से बाइंड करेंगे उसके बाद क्या एक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे इनके एग्जाम्पल हैं कोलेस्टायरामीन एंड कोलेस्टिपॉल। थर्ड्स होते हैं हमारे फाइब्रेट्स, या फिर इनको हम कहते हैं फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। इनमें आते हैं क्लोफाइब्रेट, जेम फाइब्रोजिल, बेजाफाइब्रेट एंड फेनोफाइब्रेट। ठीक है, फेनोफाइब्रेट के बारे में एक चीज़ याद रखेंगे कि ये क्या है सर, प्रो ड्रग है एंड इट इज़ लॉन्गेस्ट एक्टिंग। क्या है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग। फोर्थ बात करें तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंड लिपोलाइसिस इनहिबिटर्स, इसमें आती है हमारी निकोटिनिक एसिड, है ना। अब लास्ट में बात करें कुछ अदर कैटेगरीज, इसमें आते हैं प्रोबिकॉल एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि हमारी क्या है, ओवर द काउंटर मेडिसिन के लिए ये एज अ ओवर द काउंटर मेडिसिन ये अवेलेबल है। अब बात करते हैं हमारे SAR की, यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब यहाँ पे मेवास्टेटिन्स एंड लोवास्टेटिन्स आर लीड कंपाउंड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल HMGRIs, यानी कि जो हम डेवलपमेंट HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर जो हम बनाते हैं, इसमें क्या है, मेवास्टेटिन्स एंड लोवास्टेटिन्स क्या है, ये लीड कंपाउंड्स हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही हैं, सबसे ज़्यादा जो उन पे जोर दिया जा रहा है। द इथाइलिन ब्रिज, अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर है, ये आपको लर्न करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपको इसको बना लेना है, अभी के अभी इसको ड्रॉ करना है एंड यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, एनी हाउ। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर बना लेकर कि ये क्या है कि ये आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर बनाओ इस तरीके से कि इस चीज़ को तो लर्न करना ही करना है। एक इंपॉर्टेंट साइन बना के रखो, जहाँ भी लगे कि ये पेपर में आ सकता है उसी जगह पे वो उसको मार्क कर लो। ठीक, अब देखो, इट वॉज ऑब्जर्व दैट रिप्लेसमेंट ऑफ बाईसाइक्लिक रिंग विथ अदर लिपोफिलिक रिंग इज पॉसिबल, यानी कि जो बाईसाइक्लिक रिंग है इसको अदर रिंग से हम रिप्लेस कर सकते हैं। द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इज अफेक्टेड बाई साइज एंड शेप ऑफ दीज रिंग्स, यानी कि जो ये रिंग्स हैं इनकी साइज से जो इनकी एक्टिविटी है उन पे असर पड़ता है। सिमोस्टेटिन एंड प्रेवास्टेटिन कैन बी ऑब्टेन्ड मेकिंग माइनर मॉडिफिकेशन, यानी इन्हीं में अगर हम माइनर मॉडिफिकेशन कर लें इन R ग्रुप्स पे, तो इन फॉर एग्जांपल हमारे R1 एंड R2 पे, तो हमको क्या मिल जाएगा सर, सिमोस्टेटिन एंड प्रेवास्टेटिन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे बेसिकली टू द बाईसाइक्लिक रिंग एंड द साइड चेन ऑफ एस्टर्स ऑफ लोवास्टेटिन, यानी कि लोवास्टेटिन के साइड चेन में, बेसिकली लोवास्टेटिन के साइड चेन में और इस बाईसाइक्लिक रिंग में थोड़े चेंजेस अगर हम कर दें तो हमको सिमोस्टेटिन्स और प्रेवास्टेटिन देखने को मिल जाएगा। द हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ प्रेवास्टेटिन, अ रिंग ओपन हाइड्रोक्सी एसिड विथ 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ लोवास्टेटिन्स एंड सिमोस्टेटिन्स, यानी कि अगर हम बात करें हाइड्रोफिलिसिटी की, सीधे सीधे आपको इस पॉइंट को अगर लंबा लगे तो आप सीधे इसको ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोफिलिसिटी। हाइड्रोफिलिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन ज़्यादा है, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रेवास्टेटिन्स इज मोर हाइड्रोफिलिक देन लोवा एंड सिम्वा, लोवा एंड सिम्वा। ठीक है, बात क्लियर है। चलो अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने बताया था कि कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम स्ट्रक्चर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर R1, R2 और R3 की बात हम करें तो ये हमारा R1 है, दिस इज़ आवर R2 एंड दिस इज आवर R3। अब R1 की जगह पे अगर हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें और R2 और R3 की जगह पे हम हाइड्रोजन को प्लेस कर दें, देन वी गेन मेवास्टेटिन। इसी तरीके से हम लोवास्टेटिन्स, सिमोस्टेटिन एंड प्रेवास्टेटिन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, और ज़्यादातर इनके GPAT एग्ज़ाम में इनके सोर्सेज पूछ लिए जाते हैं, जैसे मेवास्टेटिन का पेनिसिलियम स्पेरम यहाँ पे, और लोवास्टेटिन का एस्परजिलस, सिमोस्टेटिन का सेमी सिंथेटिक है एंड प्रेवास्टेटिन क्या है, एप्सीडिया कोरुलिया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपके GPAT में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब इनके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को हम देख लेते हैं हमारे फाइब्रेट्स की। तो फाइब्रेट्स की अगर हम बात करें तो फाइब्रेट्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक R1 ग्रुप जो कि बेंजीन से जुड़ा हुआ है, और बेंजीन ऑक्सीजन से कनेक्ट करते हुए एक टर्माइनल कार्बन पे जाएगा जो कि दो तरफ से मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और एक तरफ से वो किससे जुड़ा हुआ है, एक एस्टर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी कि CH3COOR2। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर पे हम स्टडी करेंगे कि केमिकली फाइब्रेट जो होते हैं वो फिनॉक्सी आइसोब्यूटायरिक एसिड के क्या होते हैं, ये एनालॉग्स होते हैं। ठीक है, दैट इज आवर फिनॉक्सी आइसोब्यूटायरिक एसिड। अब जितने भी कंपाउंड्स हैं,
है ना इस क्लास में, दीज आर एनालॉग्स। अब ये किसके किसके हैं, दी आइसोब्यूटारिक एसिड ग्रुप इज इन द स्ट्रक्चर इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। अब देखो इसी के अगर एनालॉग्स हैं तो आइसोब्यूटारिक ग्रुप तो रहना ही रहना चाहिए इनकी एक्टिविटी के लिए, तो ठीक है सर आइसोब्यूटारिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा क्लो और फेनो, यहाँ पे आप याद रखो CF, या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हो फेनक्लो, है ना। फेनक्लो जो है वो क्या है, दीज आर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हैं क्यों, क्योंकि ये क्या कंटेन करते हैं, एस्टर। फिर आते हैं कंपाउंड्स विथ लॉन्गर हाफ लाइफ्स आर यील्डेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ क्लोरो ग्रुप एंड और क्लोरीन कंटेनिंग आइसोप्रोपाइल रिंग एट पैरा पोजिशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। जो एरोमेटिक रिंग है इसके पैरा पोजिशन पे या तो आप इसमें क्या ऐड कर दो, आइसोप्रोपाइल रिंग, क्लोरीन कंटेनिंग आइसोप्रोपाइल रिंग, या फिर इसमें एक क्लोरो ग्रुप ऐड कर दो, तो फिर यहाँ पे आप इनकी हाफ लाइफ को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक। लास्ट पॉइंट कहता है मोस्टली अ फिनॉक्सी आइसोब्यूटारिक एसिड इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन एडिशन टू एम प्रोपाइल स्पेशर एज जेम फाइब्रोजिल रिजल्ट इन द एक्टिव ट्रक। भाई इसको समझाने की जरूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ऐसे ही नोट करेंगे, इसी लैंग्वेज में ही कॉपी में लिख के आएंगे, ठीक है। क्लोफाइब्रेट इज अ फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव यूज इन ट्रीटिंग द हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, यहाँ पे 3 सीवियर हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, ठीक। सिंथेसिस की बात करें तो देखो सिंथेसिस के लिए हमें पेन चेंज कर लेता हूँ पहले, तो देखो यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, इथाइल 2,4 क्लोरोफिनॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपियोनेट, ये हो गया इनका स्ट्रक्चर। आपको ये स्ट्रक्चर लर्न करना है। अब स्ट्रक्चर को हम बनाते कैसे हैं, देखो 4 क्लोरोफिनॉल लेते हैं, इसको ऐड करते हैं हम एसीटोन से इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, बेस प्लस H+। अब इनको जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमको मिलता है क्लोरफाइब्रिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, जिसमें क्या होगा COOH होगा लास्ट में। अब इस एसिड को हमको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, तब इसको हमको एस्टर बनाना है तो इसका क्या करेंगे, एस्टरिफिकेशन करेंगे बाय रिएक्टिंग विद CH3CH2OH एंड H+। इसमें क्या होगा, पानी निकल जाएगा और आपका क्लोफाइब्रेट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गई बात, सिंपल सा स्टेप है, आगे बढ़ते हैं। क्लोफाइब्रेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, चलो यहीं पे समझ लेते हैं। क्लोफाइब्रेट्स, जितने भी फाइब्रेट्स होते हैं, ठीक है, फाइब्रेट्स बेसिकली करते क्या हैं, फाइब्रेट्स आपको पहले चलो एक बार हम पढ़ ही लेते हैं। क्लोफाइब्रेट एक्ट बाय इंक्रीजिंग द लिपोप्रोटीन लाइपेज आउटसाइड द लिवर एंड thus इंक्रीजिंग द लाइपोलिसिस ऑफ लिपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड, डिग्रेडेशन ऑफ काइलोमैक्रॉन्स अकर्स। अब ये एक हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। लाइपेज आपने पढ़ा होगा, हर चीज़ को ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, डिग्रेड कर देता है। तो लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है, जिसको यहाँ पे हम LL नाम से बता रहे हैं, ये हमारे इसको क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है आउटसाइड द लीवर, यानी कि लीवर के बाहर। अब जब लीवर के बाहर ही करता है तो ये बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स के जो भी कंटेंट्स हैं इनको ये डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड के लेवल को क्या करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉय करेगा, और जितने भी VLDL हैं उनको लेवल क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है। बात क्लियर है, चलो अब यहाँ पे देखो, अब इसी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि क्लोफाइब्रेट इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज आउटसाइड द लीवर, दस इंक्रीजिंग द लिपोलाइसिस ऑफ लिपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड, डिग्रेडेशन ऑफ काइलोमैक्रॉन अकर्स। अब कन्वर्जन ऑफ VLDL इंटू LDL एंड दैट ऑफ LDL इंटू HDL टेक्स प्लेस। अब यहाँ से हुआ क्या, VLDL से ये कन्वर्ट होंगे HDL में, सॉरी LDL में, और LDL से फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें HDL में, और HDL क्या है, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि VLDL LDL ये सब बैड कोलेस्ट्रॉल है, हमारा जो HDL है ये क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। HDL का फुल फॉर्म होगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी इसके साथ में ही हम एट सेम टाइम लिपिड सिक्रीशन इनटू बाइल हेंस इनटू द इंटेस्टाइन इंक्रीजेज एट सम एक्सटेंट। इसी के साथ क्या होगा, जो लिपिड का सिक्रीशन होगा वो बाइल में होगा, इसी के साथ साथ कुछ एक्सटेंट में हमारे इंटेस्टाइन के पास में। सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन B, a carrier molecule of VLDL is also inhibited and its clearance is increased by क्लोफाइब्रेट। यानी कि जो मॉलिक्यूल VLDL को कैरी करता है उसको भी ये क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, और उसका क्लियरेंस बढ़ा देंगे हमारे बाय हेल्प ऑफ क्लोफाइब्रेट। यूजेस की बात करें, प्राइमरली यूज इन प्राइमरी डिस बीटा लिपोप्रोटीनीमिया टाइप 3 हाइपरलिपिडीमिया which does not sufficiently respond to diet. This help in controlling high cholesterol and high triglyceride level.
लोवास्टेटिन की बात करें तो लोवास्टेटिन इज अ हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटरिल कोएंजाइम ए, एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स। लोवास्टेटिन क्या है सर? सीधी सीधी बात है, ज़्यादा घुमाना नहीं है। एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर है। अब कहाँ से मिलता है सर? एस्परगिलस टॉरस 1 से मिलता है। इट इज नेचुरल प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द पॉलीकेटाइड एंड कंटेन्स एन ऑक्सीडेशन ससेप्टिबल हेट्रोएन्युलर डाई इन रिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये तो भाई आपको लर्न करना पड़ेगा और इसी हिसाब से लिखना पड़ेगा कि क्या कंटेन करता है। ऑक्सीडेशन ससेप्टिबल हेट्रोएन्युलर डाई इन रिंग सिस्टम। ठीक है, जो कि हमारे इस स्ट्रक्चर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन है। ठीक है, दैट इज आवर लोवास्टेटिन। मैकेनिज्म की बात करें तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम has Ki value of 1.4 nm. This inhibition restrict the biosynthesis of mevalonic acid. अब ये क्या करेगा? मेवालोनिक एसिड के सिंथेसिस को ही रोक देगा। अब देखो होता क्या है यहाँ पे बेसिकली HMG को A। अब HMG को A से क्या बनना होता है? मेवालोनिक एसिड बनना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगता है HMG को A रिडक्टेज, ताकि ये कन्वर्ट हो पाए इसमें मेवालोनिक एसिड में। अब ये रिडक्टेज को ये क्या करते हैं, जो लोवास्टेटिन्स होते हैं ये आते हैं और इस रिडक्टेज को क्या करते हैं? खा जाते हैं। इस रिडक्टेज को खा जाते हैं। ठीक है, और जब इसको खा जाते हैं तो फिर ये रिडक्टेज रहेगा नहीं। अब ये रिडक्टेज रहेगा नहीं तो मेवालोनिक एसिड फिर बनेगा नहीं। और मेवालोनिक एसिड नहीं बनेगा तो आगे चल के जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन है वो भी नहीं हो पाएगा, या फिर कह दें कम हो पाएगा। ठीक, चलो बात क्लियर हो गई। लोवास्टेटिन एक्ट ऑन द लिवर, ये कहाँ काम करता है? लीवर में काम करता है। विच इज मेजर साइट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, लिपोप्रोटीन प्रोडक्शन एंड एलडीएल कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे क्या करता है सर? ये लीवर के अंदर काम करता है और लीवर में ही क्या होता है? सबसे ज़्यादा सिंथेसिस किसकी होती है? कोलेस्ट्रॉल की होती है। साथ ही साथ लिपोप्रोटीन्स का प्रोडक्शन होता है और एलडीएल का कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक, हाउएवर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर enterohepatic tissue, hence long term treatment with lovastatin can result in adverse reaction due to extrahepatic action। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। यूजेस की बात करें, इट इज़ यूज्ड एज अल्टरनेटिव इन द इंडिविजुअल हैविंग डिसलिपिडीमिया एट रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक वैस्कुलर डिजीज। इट इज़ यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि MI या फिर अनस्टेबल एंजाइना के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। Coronary revascularization methods in the patient having risk related to the increased total cholesterol, increased LDL के केस में हम इनको यूज़ करते हैं। एंड बेलो एवरेज HDL, देखो या तो LDL बढ़ा है तब यूज़ करेंगे और या तो HDL घट गया है तब हम इसको यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज टू डिले द प्रोग्रेशन ऑफ कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस इन द पेशेंट हैविंग कोरोनरी हार्ट डिजीज। इट इज़ यूज्ड एज एडजंक्ट टू द डाइट फॉर डिक्रीजिंग द टोटल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो डाइट में यूज़ करेंगे ताकि जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसको ये घटा सकें, LDL के लेवल को घटा सकें, HDL के लेवल को बढ़ा सकें। आइए अब यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे हम बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोलेस्टायरामीन। देखो ये कोलेस्टायरामीन्स या फिर कोलेस्ट्रॉल ये बेसिकली हैं क्या सर? ये रेजिन्स हैं। क्या है? रेजिन्स हैं। कोलेस्टायरामीन इज अ बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट विच इज पॉलीमेरिक कंपाउंड दैट एक्ट एज आयन एक्सचेंज रेजिन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज एक्ट एज आयन एक्सचेंज रेजिन्स। कोलेस्टायरामीन रेजिन इज हाइड्रोफिलिक, देखो ये हाइड्रोफिलिक है लेकिन साथ ही साथ क्या है? हाउएवर वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि हाइड्रोफिलिक कौन है? हमारा कोलेस्टायरामीन, साथ ही साथ वाटर इनसॉल्युबल, नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आओ इनके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। पहले तो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, लर्न करना है, लर्न एंड ड्रॉ। ठीक है, अब चलो इसके साथ में इनको मैं क्लियर करता हूँ और इनके मैकेनिज्म को समझते हैं। देखो मैकेनिज्म में बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है कि यहाँ पे ये जो रेजिन्स हैं, ये रेजिन्स हैं, ये बाइंड करेंगे हमारे बाइल एसिड से। कहाँ पे? लिवर में। और फिर क्या करेंगे? इन बाइल एसिड्स का एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन जो है वो क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। और जब इनको स्टॉप कर देंगे तो इससे होगा क्या? इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है GIT में वो हो नहीं पाएगा। तो जो हमारे बाइल एसिड्स हैं इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक, अब इसकी वजह से क्या होगा? जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइल एसिड्स में इन द लिवर। ठीक, कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाइल एसिड में इनटू द लिवर। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, अब इसको पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है कोलेस्टायरामीन बाइंड टू
एंड प्रिवेंट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल इन द जीआईटी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, हम पॉलिटी समझ चुके हैं। सिंस कोलेस्टेरामिन क्या है, एक रेजिन है, तो ये स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंज रेजिन है। क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंज है। अब एनायन यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है वो कौन है, दिस इज क्लोराइड। इट एक्सचेंज इट्स क्लोराइड एनायन विथ एनायनिक बाइल एसिड। ये क्लोराइड को देता है किसको, अब देखो यहाँ पे सोचो, इस तरीके से समझो कि ये क्या है, ये है रेजिन। ठीक है, अब रेजिन के पास क्या है, क्लोराइड है, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ये है रेजिन, और रेजिन के पास क्या है, क्लोराइड, और यहाँ पे कौन है, बाइल एसिड। ठीक, अब यहाँ पे क्लोराइड को एक्सचेंज करेगा किससे, ये बाइल एसिड से, यानी कि ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लोराइड जाएगा और कौन आएगा, एनायनिक बाइल एसिड आएगा इन द जीआईटी। किस जगह पे ये सारा कुछ होगा, इन द जीआईटी, इस तरीके से, एंड बाइंड देम स्ट्रांगली इन द रेजिन मैट्रिक्स। और इनको क्या करेगा, इसी रेजिन मैट्रिक्स से इनको क्या करेगा, बहुत ही स्ट्रांगली बाइंड कर लेगा। अब कैसे, द फंक्शनल ग्रुप जो होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन का इज क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप, और ये अटैच होता है टू द इनर्ट स्टायरिंग डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे बाइल एसिड्स में। तो ये उससे क्या करेंगे, ये बहुत ही स्ट्रांगली बाइंड कर लेते हैं, और एक बहुत स्ट्रांग बाइंड करने के साथ साथ ये उनको पुल करके, पुल मैकेनिज्म से इनको बाहर भी करते हैं, साथ ही साथ कन्वर्जन करते हैं कोलेस्ट्रॉल का इनटू बाइल एसिड्स में। अब इट इज यूज्ड फॉर एज एन एडजुवेंट टू द डाइट, डिक्रीजिंग द एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द पेशेंट हैविंग प्राइमरी हाइपरकोलेस्टेरोनिमिया एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द डाइट। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग द प्रूराइटस रिलेटेड टू द पार्शियली बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। अब बात करते हैं हमारा सेकंड चीज़, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल। इसका ये स्ट्रक्चर है, आज तक पूछा नहीं गया है, बट क्या भरोसा कल को पूछ लिया जाए। वैसे चांसेस बहुत कम है, चांसेस मैं लिख देता हूँ कि 88% चांस है कि ये नहीं पूछा जाएगा, 88 नहीं, सॉरी 98। Cholesterol is highly cross-linked and insoluble basic anion exchange resin. It is used as anti-cholesteremic and it is used to decrease the triglyceride level यानी कि TG levels को। कहाँ पे सर, लिवर्स में। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो कोलेस्ट्रॉल इज अ नॉन एब्जॉर्ब्ड लिपिड लोअरिंग पॉलीमर दैट बाइंड्स टू इंटेस्टाइनल बाइल एसिड एंड इनहिबिट देयर एब्जॉर्प्शन। अब ये हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे जितने भी हमारे बाइल एसिड्स हैं इन पे क्या कर देगा, ये बाइंड कर जाएगा। अब इन पे ये बाइंड कर जाएगा, चलो कौन आया सर, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आया और इन पे बाइंड कर गया। अब जब इन पे बाइंड कर जाएगा चारों तरफ से, है ना, बहुत अच्छे से बाइंड कर गया, बाइंड कर देगा, और इनका जो एब्जॉर्प्शन होना है ना, एब्जॉर्प्शन होकर ये कहाँ जाते हैं सर, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन जाते हैं, ये एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा और इनको अपने साथ ही लेके कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ फीसेस, ठीक है। Consequently, the bile acid pool depletes and the upregulation of cholesterol 7-alpha dehydroxylase increases the cholesterol conversion into the bile। अब इसमें क्या होगा, जब यहाँ मिलेगा नहीं तो जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे बॉडी में उसी से कन्वर्ट होगा क्या, बाइल। देखो हमारे बॉडी में वैसे पहले से कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन जब हम और जो हमारा बाइल है हमारे बॉडी में जो बन रहा है, अगर उस बाइल को हम बंद कर दें, किसी तरीके से रोक दें, तो जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है उससे ही फिर बाइल का फॉर्मेशन होता है। यही मैकेनिज्म कोलेस्ट्रॉल भी फॉलो कर रहा है और सेम मैकेनिज्म यहाँ पे हमारा कोलेस्टेरामिन भी फॉलो कर रहा था, क्योंकि जब इसका रेब्जॉर्प्शन रुक जाता है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल से बाइल का फॉर्मेशन फिर होने लगता है लिवर में, ठीक है। चलो इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। यूजेस की बात करें तो आप यूजेस यहाँ से देख सकते हो, सेम है कि एलिवेटेड सीरम टोटल एंड एलडीएल पेशेंट हैविंग द प्राइमरी हाइपर कोलेस्टेरोनिमिया, रेज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और लो एचडीएल के लिए भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे जहाँ पे जो पेशेंट है वो डाइट पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।